जानवर है, लेकिन जिस्म तो तोड़कर रख दिया ना मेरा उसने। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगली सुबह मेजर अपने घर पर ही रुका हुआ था और किसी न किसी हंगामे के होने का मुंतजर था। वो अपने फ्लैट में ही इधर उधर टहल रहा था। कुछ देर में उसे अशरफ के फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेजर भी अपने दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया और बाहर की आवाज़ सुनने लगा। उसने सुना कि सबा अपने शोहर को सी ऑफ कर रही है। जैसे ही उसकी सीढ़ियों पर कदम रखने की आवाज़ आई तो मेजर ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और बाहर को निकल आया। वो मुतमिन हो चुका था। सबा ने समझदारी का सबूत देते हुए अपने शोहर को कुछ भी नहीं बताया और जैसे उसने कहा था सब कुछ छुपा गई है। सबा अभी भी अपने दरवाजे में खड़ी हुई थी। मेजर ने सबा की तरफ देखा और जब दोनों की नज़रें आपस में मिली तो मेजर के चेहरे पर खुद ब खुद ही एक फातहाना लेकिन घनौनी सी मुस्कुराहट फैल गई। मेजर के चेहरे पर ऐसी गंदी मुस्कुराहट देखकर सबा का दिल एक बार फिर नफरत से भर गया और यह नफरत उसके चेहरे पर भी झलकने लगी। लेकिन उसी वक्त उस पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने दौड़ गया और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। ये सोचकर कि कैसे उसने उसका रेप कर दिया था और यह सोचकर वो मजीद परेशान हो गई कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। मेजर ने अपने हाथों की उंगलियों को किस किया और सबा की तरफ उछालते हुए उसे किसी लोफर की तरह से फ्लांकिस दी और साथ ही अपनी उंगली से उसे अपने फ्लैट में आने का इशारा किया। सबा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और हकारत से फर्श पर थूक कर बोली, कुत्ता कमीना, और जोर से अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई और अपनी पीठ अपने दरवाजे के साथ लगाकर खड़ी हो गई। रात भर खुद को ही लानत मुलामत करने के बाद ही वो फिर से अपने दिल में मेजर के लिए नफरत को कायम रख पाई थी। जो भी हुआ था, उसके जिस्म का जो भी रिस्पॉन्स था उस मेजर के लिए, लेकिन बहरहाल उसका रेप हुआ था और यही चीज़ उसके लिए परेशान कन थी, शर्मनाक थी और अजियतनाक थी। इस बात को कैसे अपने दिल से निकाल सकती थी। इस बात से मेजर की हिम्मत बढ़ चुकी थी। उसने जब देखा कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है तो आगे बढ़कर उसने सबा के दरवाजे पर नॉक कर दिया। अंदर दरवाजे के साथ चिपकी हुई सबा इस अचानक की दस्तक से उछल पड़ी। उसे मेजर की कमीनगी का तो पता था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो सीधा उसके दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन जाहिर है कि सबा ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही दूसरी बार मेजर ने नॉक किया और खंसता हुआ अपने फ्लैट में चला गया। अंदर सबा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अगर अगर मेजर अंदर आ गया तो वो फिर से वही कुछ करेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं, अब नहीं होने दूंगी मैं, सबा ने गुस्से से सोचा। लेकिन उसकी सांस बहुत फूलने लगी, सिर्फ इसी ख्याल के साथ कि अगर वो किसी तरह से दोबारा अंदर आ गया तो क्या होगा। यह ख्याल आते ही उसे यकीन हो गया कि अगर वो कमीना अंदर आया तो फिर से वही कुछ करेगा जो कल किया था उसने। उसे फिर से अपने नाजुक जिस्म पर मेजर के ताकतवर जिस्म का बोझ महसूस होने लगा। लेकिन इस एहसास को झटक कर वो अपने काम की तरफ बढ़ गई। वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि इस मेजर का तस्वर ही उसे कमज़ोर कर देता है। उस दिन के बाद मेजर ने कभी भी सबा से दोबारा कोई बात नहीं की। पता नहीं क्यों, उसको कभी देख भी लेता तो सिर्फ मुस्कुराकर आगे चला जाता था, उसे इग्नोर कर देता। उसे अब सबा की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकती और ये हकीकत भी थी। और शायद ये भी हकीकत थी कि वह अब किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। जब भी उसका सामना मेजर से होता तो खौफ के मारे उसकी टांगों से जान निकलने लगती, जिस्म ढीला पड़ने लगता, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते। मेजर के लिए उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। एक बार जब वो मंसूर साहब के घर गए तो अशरफ मंसूर साहब से बोला, अशरफ, मंसूर अंकल, आप ये इस मेजर का कुछ करते क्यों नहीं? अपार्टमेंट के मालिक को ही शिकायत लगा दें इसकी, कुछ बंदों को ले जाकर अपने साथ, ताकि ये यहाँ से निकले और सबको सुकून मिले यहाँ रहने में। मंसूर बेटा, इस खबीस का एक ही हाल है कि इसे मुँह ही ना लगाया जाए। वैसे मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सबा का दिल जोर से धड़क उठा। वो नहीं चाहती थी कि अशरफ का दोबारा से मेजर के साथ कोई पंगा हो और कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर वो अशरफ को इसके बारे में वो बात बता दे जिससे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। वो बोल पड़ी, सबा, अशरफ छोड़ें आप भी, क्यों इसको अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है? बस उसे आप मुँह ही ना लगाएं। ऐसे बंदे से दुश्मनी लेने का क्या फ़ायदा? बस खामोशी से रहते हैं अपने घर में। मंसूर, कहती तो सबा बेटी भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अगर कुछ हो सका तो किसी न किसी को अपने साथ मिलाता हूँ, फिर ही जाऊँगा मालिक के पास। मंसूर साहब एक बहुत ही अच्छे और नेक और मजहबी शख्स थे। चेहरे पर बड़ी सी भारी भरकम दाढ़ी थी जो कि सफ़ेद हो चुकी थी। काफ़ी दिन मजीद गुजरने के बावजूद भी
کچھ نہ ہوا اور میجر صاحب کی خاموشی کے لیے صبا حیران کن تھی۔ میجر کی خاموشی سے صبا کی ہمت بڑھنے لگی۔ اسے پھر سے اپنی ویڈیو اور فوٹو کو واپس لینے اور ہمیشہ کے لیے خود کو محفوظ کر لینے کا خیال آنے لگا۔ جیسے جیسے اس کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کا خوف بھی کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نفرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک بات اور تھی جو اس کے من میں بار بار کھٹک رہی تھی، وہ یہ کہ کئی بار اس دوران اشرف نے اسے اپنی باہوں میں لیا، لیکن جب بھی وہ اسے اپنی باہوں میں لیتا تو اسے ان باہوں میں کمزوری اور نرمی محسوس ہوتی۔ اس کی بند آنکھوں کے آگے میجر کا چہرہ آ جاتا اور وہ اشرف کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میجر کے مضبوط جسم کو محسوس کرنا چاہتی، لیکن وہ تو اشرف تھا، اس کا جسم اس مضبوط پہاڑ جیسے میجر کی طرح کیسے ہو سکتا تھا؟ اشرف آخر میجر کی طرح کیسے کر سکتا تھا اور کیسے اس کے جسم کی پیاس اس جانور کی طرح بجھا سکتا تھا جس نے ریپ کر کے بھی اس کے دماغ پر اپنا اثر چھوڑ دیا تھا، اتنا کہ وہ اب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ اتنی نفرت کرنے کے باوجود بھی کافی دن تک سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ ایک بار وہ میجر سے ضرور ملے گی اور اس سے ریکویسٹ کرے گی کہ وہ اسے اس کی ویڈیوز واپس کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد اس کا دل کچھ نرم پڑ چکا ہو اور اب اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے، لیکن پھر ایک خوف اس کے سامنے آ جاتا کہ اگر میجر نے دوبارہ اس کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا اور پھر سے اس کے ساتھ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، ضروری تو نہیں کہ اس بار بھی وہ اس کے ساتھ ہی وہی حرکت کرے۔ جو بھی ہو لیکن بہرحال ایک بار تو جانا ہی پڑے گا اس کے پاس۔ اس ارادے کو کیے ہوئے اسے 2-4 دن مزید گزر گئے، لیکن اسے میجر کا سامنا کرنے اور اس سے بات کرنے کی کوئی ہمت نہ ہو سکی۔ ایک دن دوپہر میں جب کہ اشرف اپنی ڈیوٹی پر تھا تو صبا نے ہمت کر ہی لی میجر کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کی۔ دوستوں، اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر ضرور کلک کر کے ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔